नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। एक ऐसा शो जहां आप देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें। एक ऐसा शो जहां आप जानते हैं खबरों के पीछे की खबर। रोजाना जब घड़ी में शाम के 7 बजते हैं तब आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल पर देखते हैं इस खास शो को। इस शो में मेरे साथ लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी भी जुड़ते हैं, जो करते हैं हर बड़ी खबर का एनालिसिस, बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही बड़ी खबरें। उत्कर्ष को अपने साथ जोड़ें, उससे पहले आपको बताते हैं आज के शो में किन खबरों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में हुए आईएएस और आईपीएस के तबादलों की। इसके बाद चर्चा करेंगे यूपी में आने वाली नई नौकरियों की। यूपी सरकार फार्मा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लान बना रही है, इसे भी जानेंगे। और यूपी कैबिनेट में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर क्या फैसला हुआ है, इसकी भी जानकारी लेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि वेस्ट यूपी की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण। और आज किस खबर से शुरुआत कर रहे हैं? आज शुरुआत करेंगे उत्कर्ष, जो तबादले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में 12 जिलों के डीएम समेत 20 आईएएस का ट्रांसफर हुआ है। यही नहीं, 7 पुलिस कप्तानों समेत 8 आईपीएस अफसरों का भी ट्रांसफर हुआ है। इन तबादलों की क्या कहानी है उत्कर्ष? ये तबादलों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? अब 2-3 दिनों से मुझे लगता है कि हम लोग शायद ट्रांसफर्स पर या तबादलों की लिस्ट पर बात कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बार और आईपीएस ट्रांसफर की लिस्ट आई थी, हमने उस पर भी बात की थी। कल ऐसा हुआ, कल देर शाम की आईएएस और आईपीएस दोनों ही तबादले के करके आए। पहले आईपीएस के तबादलों की सूची आई और उसके बाद आईएएस के तबादलों की। तो इस आईपीएस के तबादलों की आप बात करें या आईएएस से हम शुरू करें, तो जो जिलों के डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल है और कई सारे विभाग हैं। अगर मैं एक बार उसको पढ़ दूं, तो जहां पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसमें सीतापुर के डीएम, चित्रकूट, बांदा, संभल, ये वो जिले हैं जहां के डीएमओ को बदला गया है। इसके अलावा सहारनपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कासगंज, मुरादाबाद, बस्ती और हाथरस, ये वो जिले हैं जहां जहां के डीएमओ को बदला गया। उसके अलावा कई सारे जो आईएएस हैं, यानी कि जो विभागों में अलग अलग पोस्ट पर थे, अलग अलग पदों पर तैनात थे, उनका भी तबादला करके दूसरे पदों पर, दूसरे पोस्ट पर उनको भेजा गया। और कई ऐसे अधिकारी जो कि राज्य मुख्यालय में यानी कि लखनऊ में अलग अलग विभागों में निदेशक के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, सचिव स्तर पर तैनात थे, उनको कई सारे जिलों का की कमान भी सौंपी गई, कई सारे जिलों का प्रभार दिया गया है, यानी डीएम बनाकर भेजा गया है। तो मूल रूप से डीएम बदले हैं, उसमें एक चीज है कि कुछ एक ऐसे जिले हैं जिसमें हम बात कर लें, चाहे संभल की हम बात कर लें, चाहे हम सीतापुर की बात कर लें, बस्ती हमको यहाँ दिखाई देता है, मुरादाबाद हमको दिखाई देता है, सहारनपुर दिखाई देता है, लखीमपुर खीरी दिखाई देता है, कौशाम्बी दिखाई देता है। ये तमाम वो जिले हैं जहां इस पूरे तबादले को, इस पूरे ट्रांसफर को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये चुनावों से कोरिलेटेड हैं। और उसका एक कारण ये है कि आप एक चीज देखिए कि न सिर्फ डीएम बदले, जैसे सहारनपुर की बात करिए, मुरादाबाद की बात करिए, ये वो जिले हैं जहां पर आईपीएस भी बदल गए, यानी कि उन जिलों के जो कप्तान है, यानी कि जो जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, खासतौर पर सहारनपुर और मुरादाबाद को लेकर, जहाँ डीएम, एसपी या एसएसपी, इन दोनों का ही तबादला हो गया। ये दोनों ही ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में फायदा नहीं हुआ था। हम बस्ती की बात कर लें, जैसा मैंने आपको जो नाम लिया, सहारनपुर देखिए, लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हारी थी। इसके अलावा मेरठ में बहुत क्लोज विक्ट्री रही थी। और उसके बाद जो ढेर सारी रिपोर्ट की हम बात करते हैं, 25 तारीख को जो एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से भी सबमिट हुई थी, और जिस रिपोर्ट पर हमने कई बार इस शो के दौरान चर्चा की है, जिसमें बात आती है कि अधिकारियों को लेकर, तो सरकार के पास तमाम फीडबैक मौजूद थे। सरकार ने उस फीडबैक पर काम किया है। हालांकि अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि आईएएस के तबादलों की तौर पर अगर मैं बात करूं वरुण, तो शायद आपके लिए भी इसमें एक खबर है। वो खबर ये है कि जो आईएएस के तबादले हुए हैं, ये उस पूरी तबादलों की लिस्ट का या पूरी तबादलों की सूची का पहला क्रम है। अभी ऐसी और भी लिस्ट आनी बाकी है, और भी ऐसे अधिकारी हैं, कहा जा रहा है कि जिनका तबादला होना है। और इसी क्रम में आईपीएस के ट्रांसफर को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और उसका भी जो कोरिलेशन है, वो खासतौर पर इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तबादले हुए हैं, वो सीधा सीधा दिख रहा है कि उन जिलों में है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में बहुत फायदा नहीं हुआ था।
तो गाज गिरना तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं और इस फेरबदल को एक तरफ चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा, जो मैंने आपको कल भी एक बार ये बात कही थी, कल भी जब हम ट्रांसफर पर बात कर रहे थे किस तरीके की चीजें हो सकती है, तो जो दूसरा जवाब आ रहा है वो ये कि चुनावों के दौर में लंबे समय से जो सरकार जिस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति चाहती थी, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं, अलग अलग जिलों में जो काम होना है, तो सरकार को जिस तरीके से अपनी पूरी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना है, उसको देखते हुए जो बदलाव सरकार चाह रही थी, उसी के क्रम में भी ये तबादले हैं। लेकिन आईएएस तबादलों के बारे में कहा जा रहा है, और जिस दिन आईपीएस ट्रांसफर की लिस्ट आई थी, अगर वरुण आपको याद हो, उस दिन भी मैंने कहा था कि इकलौती लिस्ट नहीं है। और उसके बाद देखिए उस दिन बिल्कुल। ज्यादा बड़े अधिकारियों के तबादले हुए थे, एडीजी लेवल के अधिकारी थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अब देखिए आईपीएस की भी एक लिस्ट आएगी, और आज मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कि आईएएस अधिकारियों के तबादलों के क्रम में ये पहली या इकलौती लिस्ट नहीं है। 12 जिलों के डीएम भले ही अभी बदल गए हों, और 2 जिलों में तो पूर्ण रूप से बदलाव हो गया, जैसा मैंने आपको कहा कि डीएम और एसएसपी दोनों ही बदल गए। तो दोनों प्रशासन बदल में जो गए। 2 सबसे बड़े चेहरे होते हैं, वो पूरा का पूरा उन जिलों में बदल गया। डीएम के मामले में पूरी लिस्ट को पढ़ूं तो कुछ वरुण आपके लिए, तो उसमें कुछ जी। एक ऐसे जिले हैं जहां पर हमको ये चीज जरूर दिखाई देती है कि माफ कीजिए, जहां पर ये चीज जरूर दिखाई देती है कि जहां पर सरकार को दिक्कत होती है। कौशाम्बी उसमें से एक है, श्रावस्ती, लखीमपुर उसमें से एक है, सहारनपुर उसमें से एक है, मुरादाबाद उसमें से एक है, बस्ती जहां पर हार मिली थी। इसके अलावा जो सबसे पहले मैंने पढ़े थे, संभल के अलावा सीतापुर और चित्रकूट और बांदा, जो कि सरकार के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन जगहों पर हार मिली है, वहां पर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर हार मिली और वहां के डीएम को बदला गया, वो मैंने पढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े लोग इन तबादलों को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि कई सारे तबादले ऐसे थे जो कि वेटिंग थे, जो कि सरकार चाहती थी हो, और जिसमें खासतौर पर विभागीय तबादले जोड़ गए हैं। लेकिन एक जो इनपुट है, जो सोर्सेस के जरिए, जो सूत्रों के जरिए जानकारी है, वो ये है कि खास तौर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले की अगर हम बात करें तो उस क्रम में ये पहली या इकलौती लिस्ट नहीं है। यानी कि अभी और भी आईएएस, चाहे वो विभागीय फेरबदल हो, चाहे वो जिलों के स्तर पर फेरबदल हो, लेकिन वो आएंगे, और वो जानकारियां मुझे लगता है इसी हफ्ते के दौरान, जब ढेर सारी रिव्यू हो रहे हैं, अगले महीने शुरू होने से पहले तबादलों का एक तरीके से क्रम होता है, और वो हमको देखने को मिलेगा वरुण। तो मुझे लगता है कि एक बार और हम शायद इसी शो में आईएएस तबादलों की एक और लिस्ट पर बहुत जल्द चर्चा करके दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि कुछ और तबादले अभी होने वाले हैं, कुछ तबादले हुए हैं, कुछ और तबादले शायद बहुत जल्द हो सकते हैं यूपी के अंदर। प्रदेश में युवाओं को नौकरियों के नए मौके मिलने वाले हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभागों में काफी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह गए कि भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं, और इसके आधार पर वो 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। उत्कर्ष, हम लोग कल ही तो बात कर रहे थे कि 2,70,000 नए रोजगार आएंगे, और अब ये 13,000 नई नौकरियों की खबर भी सामने आ गई। मतलब मान लिया जाए कि यूपी के युवाओं के लिए तो ये पूरी जो सरकारी कवायद है, ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब लगातार नौकरियां, वो 2,70,000 रोजगार, ये 13,000 नौकरियां, यानी काफी जो युवा हैं उनको इससे फायदा होगा। अब बिल्कुल फायदा होगा। और एक बात और मैं आपको वरुण बता दूं कि हमारे सहयोगी हैं अक्षय कुमार, उन्होंने ये खबर लिखी है, और इसी खबर को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट भी किया। वो चाहते हैं कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा आए। तो अमर उजाला की इस खबर पर जिसमें बात हुई थी, क्योंकि देखिए अलग अलग विभागों में जैसा उस पूरी खबर की हेडलाइन है जो आपने भी पढ़ा कि भाई पूरे जुलाई महीने की अगर हम बात करें तो 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। विज्ञापन जारी होने का मतलब होता है कि उन पदों पर भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आवेदन मंगाने का काम है, वो सब शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग भर्तियां हैं, अलग अलग पद हैं, लेकिन कुल जो संख्या होती है वो 13,000 से ज्यादा होती है। कल जो हमने 2,70,000 नौकरियों की बात की थी, जो अप्रत्यक्ष रोजगार की बात की थी, वो इस तरीके से थे कि वो हमने जब बात की थी वो डिफेंस कॉरिडोर के थे, जिसके 5 अलग अलग खंड होने हैं। लखनऊ से लेकर चित्रकूट बांदा तक हम बात करें तो वहां पर वो बात हो रही थी। ये उससे अलग है। अगर वरुण मैं आपको अब पोस्ट बताऊं जिन विभागों में या जिन पदों पर ये भर्तियां निकलनी है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं और जो इस तरीके के युवा हैं जो शायद नौकरी में अपना हिस्सा चाहते हो, तो उनके लिए काम की बात हो सकती है। तो एएनएम, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो सहायिकाएं होती हैं, वो जो पोस्ट होती है एएनएम की पोस्ट,
लेखपाल की पोस्ट पर, कनिष्ठ यानी कि जूनियर सहायक जो होते हैं उनकी पोस्ट पर, आशुलिपिक की पोस्ट पर, और जेई जो इंजीनियर कहे जाते हैं उनकी भर्तियां शामिल हैं। एएनएम की जो भर्ती होगी वो स्वास्थ्य विभाग के हवाले से होगी। उसमें करीब 5,000 4,800 से ज्यादा पद हैं जिनमें भर्ती होगी। राजस्व विभाग लेखपालों की भर्ती करेगा और उसमें भी करीब करीब 5,000 यानी 4,700 से ज्यादा पद वहां पर भी हैं। राजस्व परिषद में और राज्य कर में यानी कि टैक्स विभाग में अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो उसमें कनिष्ठ सहायक जो मैंने आपको कहा था, सहायकों की जो पोस्ट है वो करीब 1100 है। और आवास विभाग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो इंजीनियर हैं, जेई जो हैं, 500 से ज्यादा उनकी जरूरी है। और उद्योग और उद्यम विभाग में 300 पदों पर भर्तियां होनी है। इसके अलावा कुछ और भर्तियां हैं जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके बारे में बताऊं, वो जो एक पूरी की पूरी हमको सीरीज दिखाई दे रही है, 2,70,000 आपने जी। गिना, अब हम 15,000 की बात, 13,000 की बात हम कर ही रहे हैं। चाहे वो अपर अभियंता हो, प्राविधिक शिक्षक सहायक हो, जेई हो, सिविल के, अभी जो मैंने आपको बताया था मैकेनिकल या दूसरे पदों पर थे, लेकिन सिविल के सहायक लेखाकार हैं, आयुर्वेद डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथी डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हैं, औषधि में कनिष्ठ जो विश्लेषक होते हैं, और स्टोर कीपर, ये सारी की सारी मेडिकल के जरिए, आयुष्मान विभाग के जरिए, आयुष विभाग के जरिए भर्तियां होती हैं। ये ऑलरेडी या अभी भी लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। ये भी जो भर्तियों की बात आ रही है, जैसा कि आपने खबर के शुरू में बताया कि वो जो एक्शन हम्म। मोड वाली बात होती है ना, जो थोड़ी देर पहले हम लिख भी रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में खासतौर पर चुनाव परिणाम के बाद वो चीज देखने को मिल रही है। वरुण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जहां जहां रिक्तियां हैं, जहां जहां भर्तियों की जरूरत है, वहां पर तेजी लानी चाहिए। और तेजी लाने के बाद अब ये जो विज्ञापन है वो हमको आके दिखाई देंगे। तो पहला स्टेप होता है किसी भी नौकरी का विज्ञापन जारी करना, क्योंकि सरकार सार्वजनिक तौर पर ये ऐलान करती है कि भाई इतने पद हैं, इतनी भर्तियां हैं। जब विज्ञापन जारी हो जाएंगे तो और ज्यादा स्पष्टता आएगी। अभी हमको पदों की जानकारी है, विभागों की जानकारी है, लेकिन वरुण, इस बात की भी स्पष्टता तब आएगी कि फिर नियम कायदे कानून क्या होंगे, उसमें किस तरीके की आयु सीमा है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कैटेगरियों में वो भर्तियां जारी की गई हैं, क्योंकि फिर उसमें वो आरक्षण और वो तमाम वर्गीकरण जो होता है वो डिटेल्स भी आएंगी। लेकिन अगले महीने यानी कि जुलाई में हमको करीब करीब देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको विभाग भी बता दिए, दो बड़े विभाग में तो 5,000 के आसपास नौकरियां आनी है, और बाकी विभागों में करीब 3,000 के आसपास नौकरी आनी है। 13,000 से ज्यादा ये पद होते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इस वक्त हमारे इस चर्चा को देख रहे हैं, हमारे शो को देख रहे हैं उत्कर्ष, वो यकीन मान लें कि आने वाले वक्त में बहुत सी नौकरियां यूपी के अंदर निकलने वाली हैं, बहुत सारे युवा इससे लाभान्वित होने वाले हैं। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। यूपी में दवाओं पर शोध के लिए प्रोमोट फार्मा की शुरुआत की जाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए यूपी सरकार 500 करोड़ रुपए भी देगी। जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो नई नौकरियां और नए रोजगार भी पैदा होंगे। उत्कर्ष, दो सवाल, ये प्रोमोट फार्मा है क्या और सरकार का इसको लेकर प्लान क्या है? देखिए, प्लान बहुत सिंपल है। अभी जब हमने देखा था, खासतौर पर जब कोविड का दौर आया तब जी। एक बात आती थी कि पुणे से जो कंपनियां आती हैं इस देश में, वो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से जो वैक्सीन होती हैं उनकी वो जनक है, उनकी वो मदर है, या वहीं से सब कुछ बनता है। उत्तर प्रदेश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से तो इस देश का सबसे बड़ा सूबा हो जाता है, वहां पर भी फार्मासिस्टों की या जो मेडिकल सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए। कई सारे अलग अलग सेक्टरों पर उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। हाईवे की हमने कल बात की थी, डिफेंस कॉरिडोर की हमने बात की थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक खबरें भी हमारे आई हैं। जिस तरीके से जो धार्मिक टूरिज्म होता है, चाहे वो अयोध्या हो, बनारस हो, चित्रकूट हो, मथुरा हो, उसके जरिए अब जो प्रमोद फार्मा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सकीय तकनीकों के और दवाओं पर अगर किसी तरीके का शोध होना है तो वो उत्तर प्रदेश में आप करिए। यानी कि वो तमाम जो लैब है, जो तमाम टेस्ट यूनिट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में आप बनाइए। और सरकार इसमें इसको प्रमोट भी करेगी, सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी भी देगी, सरकार इसमें अपने स्तर पर सहयोग भी देगी। और सहयोग की जो पहली किस्त है उसमें जैसा आपने बताया कि इस प्रमोट फार्मा अभियान को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 500 करोड़ देगी। इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जब इसकी पूरी अधिसूचना जारी होगी तो वरुण, एक जानकारी और सामने आ जाएगी कि जो 500 करोड़ है उसका आवंटन किस तरीके से होगा, कि 500 करोड़ पूरे के पूरे लैंड पर है, कि आपने वो जमीन दे दी है और उसकी कीमत है, या फिर कल को मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है
तो सरकार क्या उसमें किसी तरीके की सब्सिडी का हिस्सा रखती है? जो अभी पॉलिसी है, कई सारी इंडस्ट्रियों में ये होता है कि उनको अलग-अलग कैटेगरियों पर रखा गया है। तो जिस तरीके के उद्योगों को उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वहाँ निवेश करें, यानी उत्तर प्रदेश में वैसे उद्योग नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वैसे उद्योग लगे, प्रमोट फार्मर्स के अंतर्गत आएगा तो उसमें सब्सिडी दी जाती है। आपकी कुल लागत अगर 100 करोड़ है, सरकार 20% की सब्सिडी दे रही है, तो 20 करोड़ सरकार देती है। वो जो 500 करोड़ का फंड है, उसका अलॉटमेंट किस तरीके से होना है, वो शुरुआत में जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में एक बायोटेक पार्क है और बायोटेक पार्क से इसकी शुरुआत होगी, यानी जमीन चिन्हित हुई है, जगह चिन्हित हुई है और वहां पर ये तमाम जो कंपनियां हैं वो आकर अपनी टेस्ट यूनिट लगा सकती हैं। सरकार का जो जैसा आपने कहा था कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, तो मकसद बहुत सिंपल है कि सरकार ये चाहती है कि जो मेडिकल शोध होते हैं, जो मेडिकल के मामलों में जो तमाम तरीके का रिसर्च होता है, उससे जो खोज निकलती है, दवाओं की खोज हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट की खोज हो या मेडिकल से जुड़े तमाम रिसर्च हो, जो कि कई बीमारियों पर किए जाते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल डिवाइस मिलती हैं मार्केट में, जो कि एक तरीके से स्वास्थ्य उपकरण होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। जिसको जहाँ से अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में होने लगे तो यहाँ वो बनकर फिर पूरे देश और दुनिया में उसका निवेश किया जा सकता है, उसको भेजा जा सकता है, उसका निर्यात हो सकता है। तो उस मामले में जो मेड इन इंडिया की बात होती है, उससे एक कदम बढ़कर वो मेड इन उत्तर प्रदेश हो या रिसर्च इन उत्तर प्रदेश हो, वो डिस्कवरी उत्तर प्रदेश हो, जैसे हमने पुणे का नाम सुना। इसीलिए ये पूरी की पूरी कवायद शुरू की जा रही है। इसके जरिए दो बड़ी कोशिशें उत्तर प्रदेश सरकार की कि एक सीधा निवेश आए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी या जो टेस्ट लैब्स को लोग चलाते हैं, वो जब निवेश करेंगे, वो जो अपनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे तो निवेश आएगा। और दूसरा, जब उत्तर प्रदेश में वो उपकरण या वो रिसर्च के बाद उन दवाइयों के बनने का काम शुरू होगा तो मैन्युफैक्चरिंग से भी उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ेगा, जिसके कारण एक छवि जो लगातार हो रही है कि भाई उत्तर प्रदेश को एक ऐसे स्टेट के तौर पर, एक ऐसे राज्य के तौर पर उसकी छवि बनाई जाए जो निवेशकों के लिए बड़ा मुफीद है। तो अलग अलग तरीके के निवेशों उसमें अलग अलग विभागों ने अपनी बात रखी थी। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का ये प्रोजेक्ट था, जो पूरे का पूरा प्रोफार्मा था, उसको मंजूरी मिली है। अब जो मैंने आपसे कहा कि जो 500 करोड़ के आवंटन को लेकर जो जब अधिसूचना जारी होगी, यानी एक पूरा का पूरा डिक्लेरेशन जारी होगा किसके लिए वो निविदाएं मंगा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आइए निवेश करिए, तो फिर वो जो आवंटन है कि सरकार उसमें कैसे मदद करेगी, जगह चिन्हित होगी, जगह मैंने आपको बता भी दी, लेकिन उसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे कि अगर मान लीजिए कोई निवेशक आता है तो उसको क्या क्या और कैसे कैसे मदद मिलेगी, वो सारी सूचना के बाद, पूरी जानकारी के बाद ही सामने आ पाएगा। बिल्कुल। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को अब अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। कैबिनेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। उत्कर्ष, कानूनों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं या फिर ये नया कानून है? और एक सवाल ये कि इसके बाद क्या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनमें कमी लाई जा सकेगी? देखिए, कमी लाई जा सकेगी, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब सीधा कि अगर कानूनों में आपने किसी तरीके का फेरबदल किया है तो क्या कमी आएगी। कानूनों में कोई बदलाव मोटे तौर पर अगर उसको देखा जाए तो उसे कानूनों में बदलाव नहीं कहा जाएगा, वरुण। कानून वही है, आपको सजा होती थी, लेकिन जो उसमें क्लॉज होता था छूट का, उसको हटाया जी। गया है। उत्कर्ष, उस पर एक बात जो हमने ये लगातार देखा कि बार बार सीएम योगी का जो एक्शन दिखाई देता है, ये पता चलता है कि सीएम योगी बार बार इस बात को कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बार बार यूपी पुलिस की तरफ से इस बात को कहा जाता है, दिखाया जाता है। बार बार हम ये देखते हैं कि अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उस पर योगी बहुत सख्त दिखाई देते हैं। और अब ये जो नया जो कानून है जिस पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं, इससे जो सरकार की छवि है वो और ज्यादा मजबूत होगी। उत्कर्ष, वरुण कीजिएगा, मैं टूटा था, मैं आपको जो एक में जो इंटरनेट कानूनों की में मुझे बदलाव लगता है हुआ कुछ है दिक्कत उत्कर्ष वो के साथ आ रही है। जी उत्कर्ष। वरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था कि देखिए ये कानूनों में बदलाव नहीं है,
इसको किसी भी तरीके से कानूनों में बदलाव के तौर पर मत देखिए। केंद्र सरकार ने कुछ कानूनों में बदलाव किए थे और उसके बाद हुआ ये था कि राज्य सरकार को एक तरीके से पावर मिलती है कि अलग-अलग जो अपराध हो रहे हैं, उसमें जो क्लॉज़ेज़ हैं, उसमें कुछ क्लॉज़ेज़ में, उसमें कुछ उपनियमों में या उन चीज़ों में बदलाव किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक बात की है कि महिला और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, उनको उन्होंने आसानी से ज़मानत ना मिले या अग्रिम ज़मानत जो होता है ना कि आपने अपराध किया और आप पूरे के पूरे ट्रायल से पहले ही ज़मानत अपील कर लेते हैं, वो ना मिल पाए, इसको लेकर एक अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश लाने का कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में इस वक़्त विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को लगा कि ये कानून बेहद ज़रूरी है, ये बदलाव बेहद ज़रूरी है और ये अग्रिम ज़मानत ना दिया जाए, उसको लागू करने के लिए तब तक का इंतज़ार नहीं किया जा सकता जब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र मिले। तो इसीलिए इस प्रावधान को लाया गया और इसमें जो प्रावधान किया गया, उसमें उसका एक मोटो बताया जा रहा है, उसका एक कारण बताया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार ने एक बात कही थी। लॉ एंड ऑर्डर के जी। मामले में उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। भई अगर अपराध होगा तो वो नहीं सहन किया जाएगा, वो नहीं सहा जाएगा और अपराध पर लगाम लगे और उसके साथ-साथ एक जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहती है कि अपराध पर लगाम लगना चाहिए, जो आपका मूल सवाल था, वो तो एक कोशिश है जी। ही है। लेकिन अगर अपराध हो रहे हैं तो वो एक ऐसी नज़ीर बननी चाहिए, वो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए कि भविष्य में कोई और उसको करने से डरे और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सज़ाएँ होती हैं, वो मुकम्मल तरीके से मिले। जो थोड़ी देर पहले मतलब मेरा कनेक्शन जब लूज़ हुआ था, आप एक बात कह भी रहे थे शायद, मैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया, जैसे आप एनकाउंटर की बात बता रहे थे। वही सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, वो सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते, उसको भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, वो भी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का ही हिस्सा है और जब इसमें अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी, तो सरकार जो उसमें पॉजिटिव पॉइंट बता रही है कि क्यों अग्रिम ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। कि देखिए, अगर ज़मानत नहीं मिलेगी, तो जो दोषी होगा, जो अपराधी होगा उसको सरकार या पुलिस, राज्य शासन में पुलिस अपने गिरफ्त में ले सकेगी और आसान होगा कि उनकी रिमांड मिलेगी, जिनको ज़मानत पर नहीं है। जब रिमांड मिलेगी, तो इस तरीके के अपराधों में जो पूरी की पूरी विवेचना होती है, जो उसकी पूरी की पूरी पूछताछ होती है, वो जल्दी हो पाएगी क्योंकि अपराधी से पुलिस सीधा पूछताछ कर पाएगी। जो सबूत जुटाने होते हैं या जो क्रॉस वेरिफिकेशन कराने होते हैं, जो तमाम चीज़ें होती हैं, वो मिल पाएगा। और इसका जो ज़्यादा बड़ा असर उत्तर प्रदेश सरकार बता रही है, वो ये है कि देखिए, बच्चों या महिलाओं के खिलाफ जो अधिकतर अपराध होते हैं, वो यौन अपराध होते हैं। माइनर्स के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ या बड़ों के खिलाफ, जिसमें महिलाएँ शामिल हो जाती हैं। अगर ऐसे मामलों में जल्दी-जल्दी विवेचनाएँ होंगी, यानी कि जल्दी-जल्दी पूछताछ पूरी होगी, जल्दी-जल्दी प्रक्रियाएँ होंगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में सज़ा जल्दी दिला पाएगी, कन्विक्शन जल्दी हो पाएगा। अगर अग्रिम ज़मानत मिल जाती है, तो वो पूछताछ संभव नहीं हो पाती, आप उस आरोपी या उस दोषी को पकड़कर उससे पूछताछ नहीं कर पाते हैं और मामला कोर्ट की कई सारी दलीलों में फँस जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में बेहद ज़रूरी था कि हम अग्रिम ज़मानत के क्लॉज़ को हटाएँ ताकि उस दोषी को, उस अपराधी को पकड़ा जाए, जो अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए और ना सिर्फ पकड़ा जाए, जब वो हिरासत में हो तो उसकी रिमांड मिले और वो जाँच प्रक्रिया जो है, जिसमें लगने वाला समय ज़्यादा है, वो कम किया जा सके। तो उसका जो एक अंतर बताया जा रहा है, वो ये कि जब से ये अध्यादेश लागू हो जाएगा जब राज्यपाल उसकी अनुमति दे देंगे, उसके बाद सरकार का ये कहना है कि आप इसको शुरू के क्रम में मत देखिए, आप इसको बाद के क्रम में देखिए। कि जब कन्विक्शन होना होता है, जब सज़ा होनी होती है, तो हम ज़्यादा अपराधियों को सज़ा दिला पाने में कम समय में कामयाब होंगे। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो पाएँगी और जो उसमें लगने वाला समय होता है, एक अपराध से सज़ा के बीच का जो समय है, इन 2 मामलों में उसको कम किया जा सकेगा और सरकार की यही दलील है कि महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध जो अधिकतर अपराध होते हैं, वो यौन अपराध ज़्यादा होते हैं और ऐसे अपराधों को बेहद संवेदनशीलता से और वो जो मैंने आपको कहा, वो जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के अंतर्गत रखा गया है और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अपराधों पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपना नरमी रही नहीं है, बरतेगी, वो नहीं बिल्कुल। छूटने देना चाहती। बिल्कुल। मतलब सरकार के इरादे साफ हैं कि ऐसे अपराधियों को पर बिल्कुल भी नरमी नहीं होगी। चलिए उत्कर्ष आखिरी खबर की ओर चलते हैं। खबर मेरठ से आई है और इस खबर के मुताबिक भाजपा में संगीत सोम और संजीव बालियान आमने-सामने हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में मेरठ से प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा और सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के बीच तल्खी की खबरें सामने आई हैं। बसपा प्रत्याशी भी अपने साथियों से खफा हैं, यानी दिक्कत हर पार्टी में कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है। क्या माना जाए उत्कर्ष? क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, आपने 2-4 नाम तो ले लिए वो नाम मैं वापस अगर पढ़ दूँ, तो जी। समाजवादी पार्टी की आपने बात कर दी, आपने कहा कि मेरठ में और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी। वहाँ पर अरुण गोविल चुनाव जीत कर आए हैं।
इसी लोकसभा सीट के ही मतलब इस जिले की ही एक विधानसभा और उसके पास की ही जो लोकसभा है जहां हम बात करते हैं, जहां का आपने बात की संगीत सोम वाली बात, वो मेरठ जी, लोकसभा नहीं है। वो लोकसभा दूसरी हो जाती है, वो मुजफ्फरनगर लोकसभा हो जाती है, मुजफ्फरनगर। लेकिन वहां पर भी जी मुजफ्फरनगर लोकसभा हो जाती है। लेकिन ये इसको मेरठ के बजाय अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, तो बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रदेश यूपी। कहने से ज्यादा जी पश्चिमी यूपी कहने से ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसमें एक बात सामने आ रही है कि हर जगह खेमेबंदी की दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं, काफी कुछ हमारे दर्शकों को इस बारे में पता है। संगीत सोम अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। चुनावों के पहले वो कहते रहते हैं कि उनसे जुड़ा कोई भी सवाल जब पूछा गया संजीव बालियान से जुड़ा, तो वो समर्थन करते कभी नहीं दिखाई दिए। वो बोलते रहे कि सांसद से पूछिए, उम्मीदवार से पूछिए, वो तो वो जाने। मतलब उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया था। एक तो ये रहा हुँ, था। जब हार हो गई, तो हुआ ये कि संगीत सोम के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो 2 बड़े नाटकीय घटनाक्रम है, जहाँ से ये पूरा विवाद सार्वजनिक दिखता है और खुलकर दिखता है। संगीत सोम के घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तभी एक व्यक्ति एक पर्चा लेकर आता है, वो पर्चा बाँटने लगता है। इस पर्चे में संजीव बालियान के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए। संजीव बालियान से जब इस बाबत सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूँगा, लेकिन वो पर्चा क्या संगीत सोम ने बाँटा या उन्होंने बँटवाया? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो संगीत सोम की थी, पर्चा बाँटने वाले संगीत सोम नहीं थे। लेकिन कोई व्यक्ति उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पर्चा कैसे बाँट सकता है बिना अनुमति के? और जब वो बाँट रहा था, उस दौरान अगर 1-2 लोगों ने देखा तो रोका क्यों नहीं? अगर उनकी अनुमति नहीं थी तो। तो एक तो वो ये बताते हैं कि देखिए संगीत सोम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद संजीव बालियान ने एक चिट्ठी लिखी। अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा क्योंकि आप केंद्रीय गृह मंत्री हैं, मेरे खिलाफ आरोप लग रहे हैं, आप इन आरोपों की जाँच करा लीजिए। और चिट्ठी में उन्होंने संगीत सोम का नाम उन्होंने भी नहीं लिया। जिस तरीके से संगीत सोम के यहाँ जो बटे पर्चे थे उसमें संगीत सोम सीधा संजीव बालियान पर कुछ नहीं कह रहे थे। बालियान साहब की चिट्ठी में ये हुआ था कि बालियान साहब ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर बोला कि मेरे खिलाफ जो आरोप हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो घटनाक्रम उन्होंने सीधा-सीधा संगीत सोम के घर पर जो हुआ उसका दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई से इस मामले की जाँच कराइए जो आरोप लगे हैं, ताकि ये साफ हो पाए कि मुझ पर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, सच में कोई गड़बड़ हुई है। और चूँकि वो खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो बताना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी इमेज को लेकर इमेज पर डेंट लगाने की उनके खिलाफ ज़बरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मेरठ पर आ जाते हैं। मेरठ पर समाजवादी पार्टी इसी सीट पर आ जाते हैं, मुजफ्फरनगर पर ही। हरेंद्र मलिक जीते। अब हरेंद्र हुँ, मलिक जो जीत हासिल किए हैं, हरेंद्र मलिक भी नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं और उनका इशारा और क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, तो मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े और पूरी लोकसभा से मुजफ्फरनगर लोकसभा से जुड़े सूत्र जो बता रहे हैं, हरेंद्र मलिक अपनी पार्टी के विधायक की ओर इशारा कर रहे हैं। हरेंद्र मलिक ने एक बयान दिया, हरेंद्र मलिक ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों ने भीतरघात नहीं किया होता, तो मैं 1 लाख से ज़्यादा के अंतर से जीतता। अब अगर इसका कारण जानना है तो हमारे दर्शक एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं कि अगर वो मुज़फ्फरनगर विधानसभा में जो जीत हासिल हुई है लोकसभा में जो जीत हासिल हुई है, अगर उसको विधानसभा वार देखेंगे, तो कहाँ पर वो जो लीड का अंतर है, वो थोड़ा कम दिखाई देता है, काफ़ी कुछ इशारा वहाँ छुपा हुआ है। और वहीं के विधायक और उसमें आपको फिर ये भी दिख जाएगा कि कहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी के विधायक भी नहीं हैं। तो चूँकि वो प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं वो नाम लूँ ठीक नहीं होगा। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि उनकी ही पार्टी के विधायक ने हरेंद्र मलिक के समर्थन में काम नहीं किया, उल्टा कोशिश की कि हरेंद्र मलिक को बहुत बड़ी लीड ना मिले और इस जो मुठभेड़ है, इसका कारण ये बताया जा रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत क्यों है? वो 2 वर्गों की लड़ाई बताई जा रही है। संजीव बालियान और संगीत सोम 2 अलग-अलग बिरादरी में से आते हैं और वो बिरादरी की और बिरादरी के सबसे बड़े नेता की लड़ाई ज़्यादा है। अब जो लोकसभा में पहुँच जाएगा, वो अपने आप उसका कद बढ़ जाएगा, तो वो जब कद बढ़ेगा तो साथ में अपने लोगों का कद बढ़ा लेगा। यही दिक्कत कहा जा रहा है कि मुज़फ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के साथ है कि अगर हरेंद्र मलिक बहुत बड़ी लीड से बन जाए और कोशिश उनका तो आरोप ये है कि कोशिश तो ये थी कि मैं हार जाऊँ, कि भाजपा अच्छा चुनाव लड़ जाए। तो अब बड़ा नेता बन जाएगा, भई विधायक से तो सांसद बड़ा होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं कि जो 45,000 के आस-पास की जीत आई है, वो 1 लाख के ऊपर होती अगर मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती। अब आ जाते हैं मेरठ पे जिसका आपने नाम लिया। मेरठ जी, में अरुण गोविल रामायण के राम कहे जाते हैं। वही एक इमेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतरी भी थी। 10,000 साढ़े 10,000 मात्र वोटों से वो जीत हासिल की है। मेरी जानकारी में 10,535 अगर मैं सही हूँ तो। 10,535 वोटों से अरुण गोविल को जीत हासिल हुई। योगेश वर्मा कद्दावर नेता हैं और एक बात और ध्यान देना होगा, उनकी पत्नी को जब टिकट मिला, वो पहले उम्मीदवार नहीं थे समाजवादी पार्टी के। उनसे पहले अतुल प्रधान को टिकट मिला था और अतुल प्रधान से पहले एक और टिकट था जो मैं अभी भूल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में 3 बार अपना टिकट बदला था। तीसरी बार में सुनीता वर्मा को जो कि योगेश वर्मा की पत्नी है टिकट मिला।
अब इसके बाद योगेश वर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ। अब उन्होंने खुद किया या उनके समर्थकों ने किया, लेकिन ये वीडियो बड़ा वायरल सा है, जिसपे कहा जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि हर कोई जानता है कि इस चुनाव में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारा साथ नहीं दिया। एक खास बिरादरी का वोट हमको नहीं मिला। और देखिए, वो नाम भी मुझे ध्यान आ गया। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह उम्मीदवार बने थे। भानु प्रताप सिंह एक अलग बिरादरी से आते हैं। फिर अतुल प्रधान को टिकट मिला, वो अलग बिरादरी से आते हैं। और फिर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट मिला, जो कि अलग बिरादरी से आती है। और ये माना गया कि वहाँ वो अपनी कुर्मी बिरादरी और अपनी बिरादरी से लोगों का वोट ज्यादा पा पाएंगे। अब योगेश शर्मा जो वीडियो में कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमको बिरादरी का समर्थन नहीं मिला, बाकी लोगों ने तो हमारा साथ दिया। इसीलिए ये माना जा रहा है कि उनकी लड़ाई या तो अतुल प्रधान से या भानु प्रताप सिंह से किसी एक से है, जिसको लेकर वो इशारों इशारों में इशारा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े कई लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद अतुल प्रधान के लिए इशारा ज्यादा है। उसका एक कारण है, जब अतुल प्रधान का टिकट कटकर सुनीता वर्मा को टिकट मिला था, तो अतुल प्रधान मेरठ से लखनऊ पहुंच गए थे। और ये कहा जा रहा था, शायद शुरुआती 24 घंटों में ये माना जा रहा था, ये कई सोर्सेज से कई जगहों पर ये बात आ रही थी, सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे थे कि अतुल प्रधान इस टिकट कटने से बेहद नाराज थे, और इसीलिए वो उस टिकट को वापस पाने के लिए, ये ठीक वैसा ही केस हुआ था जैसा एसटी हसन का हुआ था, रुचि वीरा का हुआ था, जो हमने मुरादाबाद में देखा था कि एसटी हसन फिर लखनऊ का चक्कर काट रहे थे जब उनका टिकट कटा। वही काम अतुल प्रधान ने किया था। तो ये वहां पर बात आई। ये विषय थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि तीनों पार्टियों की दिक्कत है, इसलिए। तो वहां पर भी देखिए, एक विधायक पर इशारा है या एक पूर्व प्रत्याशी पर इशारा है। भाजपा में अपने ही विधायक पर इशारा है। भाजपा की उसी सीट से जहां से भाजपा जीती, मुजफ्फरनगर से, समाजवादी पार्टी के भीतर अपने ही विधायक पर इशारा है। उसके बाद एक सीट जो समाजवादी पार्टी हार गई, वहां अपने ही पूर्व उम्मीदवारों पर इशारा है, जिनका टिकट कटा। अब वापस अगर मेरठ में बसपा पर आ जाए, बसपा प्रत्याशी में बसपा प्रत्याशी ने सबसे कम मतलब वोट पाए हैं। 2019 की अगर बात करें, जहां पर बसपा की चुनाव उन्होंने लड़ा था, 5,81,000 वोट पाए थे। और वो जो जीत भाजपा को मिली थी, वो भी बेहद कम मार्जिन से मिली थी। 10,000 से कम मार्जिन से, करीब 7,500 के अंतर से वो सीट जीती गई थी भाजपा के जरिए। इस बार 5,81,000 वोट पाने वाली बसपा सिर्फ और सिर्फ 87,000 वोट पा पाई। 1 लाख वोट भी नहीं मिले। और उसके बाद हुआ ये कि देवव्रत त्यागी, जो कि उम्मीदवार थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों के हवाले से लगातार ये लिखा और कहा जा रहा है कि देवव्रत त्यागी ने कहा कि हमारी ही पार्टी के लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया। उन्होंने याकूब कुरैशी, मुनाकद अली, ये 2 ऐसे नाम लिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता ऐसे हैं जो अपने अपने बूथों पर भी मुझे नहीं जिता पाए। तो एक तरीके से अगर हम मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों मिला दें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीतरघात की जो शिकायतें हैं वरुण, वो खुलकर दिखाई दे रही है। कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। और बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण जो लोग मतलब कह रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं एक लाइन पूरी कर लूं। पश्चिमी उत्तर जी, प्रदेश की भी कुछ सीटें हैं जो उपचुनाव में आनी है, और ये सारी कवायद, सारी रस्साकशी इस बात को लेकर है कि देखिए, जो सांसद लड़े हैं वो शायद विधायकी तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिन लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं, कोशिश ये है कि मान लीजिए उत्कर्ष त्रिवेदी सांसद ही लड़े, उत्कर्ष त्रिवेदी नहीं जीत पाए, और वरुण पर मैं आरोप लगा दूं, ताकि वरुण के समर्थकों या वरुण के खेमे से भी किसी को वो उपचुनावी का टिकट ना मिल जाए। और साथ में पार्टी के भीतर अपनी हार को जस्टिफाई करना, जो बोलते हैं हार का ठीकरा, वो भी एक कारण है। और कुछ एक जगहों पर तो ये बात सच है, जैसे कि भाजपा के प्रकरण में देखा जा रहा है, जहां सार्वजनिक लड़ाई है, या मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रकरण में जो योगेश शर्मा ने वीडियो जारी कर दिया, वहां तो सार्वजनिक तौर पर ये माना जा रहा है कि 2 खेमों में तारतम्य, सामंजस्य नहीं बन रहा है। और अब जो दिक्कतें थी हार के बाद, वो खुलकर आई हैं। 2 अलग सीटें हैं, मेरठ और मुजफ्फरनगर, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर जो हारे हैं, एक तरफ भाजपा और एक तरफ सपा, उनकी जो भीतरघात है, वो हार के कारण खुलकर सामने आ गए। बाकी जगहों पर इशारों इशारों में कहा जा रहा है, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में हो, यानी हरेंद्र मलिक हो, वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ खुलकर नाम लिए जा रहे हैं, जहाँ खुलकर बात कही जा रही है, वो हारी हुई सीटें हैं। तो हार ने यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म है अभी भी। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष, ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमें देने के लिए। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। कल के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब भी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अमर उजाला के साथ, ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।